नमस्कार दोस्तों, डीकोड आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स को कर रहे थे जनवरी 2022 के। और आज का जो टॉपिक है वो है यूक्रेनियन क्राइसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेनियन क्राइसिस, पहले समझते हैं कि ये मैप को एक बार देखेंगे। पहले मैप समझेंगे। देखो मैप में क्या देख पा रहे होगे, यूक्रेन जो है इसका कैपिटल कीव है, इसको पता है। इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, अगर ये हम ऐसे प्लस कर दें तो इसका जो ये ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे सेपरेटिस्ट लोगों का अच्छा खासा पकड़ है। और वो सेपरेटिस्ट जो हैं दे आर बीन कंट्रोल्ड एंड बैक्ड बाय द रशियंस। सो ये एंटायर रीजन जो है, जिसको मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ रेड से, दिस पोर्शन इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड बैक्ड बाय द रशियन गवर्नमेंट। और किसको बैक कर रही है? वो 17% रशियन सेपरेटिस्ट्स को। ठीक है। दूसरी तरफ उनके नीचे, यूक्रेन के नीचे ब्लैक सी है, तो एक सी का ओपनिंग मिल जाता है। और यही कारण है रशिया को यूक्रेन में आने का, क्योंकि रशिया को भी एक सी पोर्ट, एक सी ओपनिंग मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ रशिया के अलावा, रशिया जो उनका ईस्टर्न साइड का बॉर्डर है, रशिया के अलावा बेलारूस एक और कंट्री है जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ में। साउथ वेस्ट की तरफ पे उसके पास है मोल्डोवा। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग ये ज्योग्राफी हम लोगों ने समझना बहुत जरूरी है, तो हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग आ रहे हैं यूक्रेन के क्राइसिस पे, जहां पे पर्टिकुलरली न्यूज़ के बारे में बताया गया है। देखो, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया को वार्न किया है कि नॉट टू इन्वेड इन यूक्रेन। इन्वेड ना करने के लिए वार्निंग दिया है रशिया को यूएसए ने। बोथ द कंट्रीज अर्ज टू रिटर्न टू सेट ऑफ एन अग्रीमेंट डिजाइन टू एंड द सेपरेटिस्ट वॉर बाय रशियन स्पीकर्स या रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन हु स्टेज इन ईस्टर्न यूक्रेन। और क्या है, ओवर द पास्ट सेवरल मंथ्स रशिया के बहुत सारे आर्मी के ट्रूप्स, तकरीबन 1 लाख ट्रूप्स, वो यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पर खड़े हैं। और यूएस ऑफिशियल्स को लगता है कि वो एक एग्रेसिव इन्फ्लुएंस कैंपेन कर रहे हैं, वरना 1 लाख आर्मी के लोग वहां क्या कर रहे हैं ईस्टर्न बॉर्डर पे। इट्स एक्शंस हैव प्रॉम्प्टेड कंसर्न्स अमंग द वेस्टर्न एंड यूक्रेनियन ऑफिशियल्स दैट एन इन्वेजन कुड ऑकर। जब देखा जा रहा है कि ईस्टर्न साइड में 1 लाख आर्मी ट्रूप्स खड़े हैं, तो एंटायर यूक्रेन के वेस्टर्न साइड और वेस्टर्न कंट्रीज सब लोग जो है कंफ्यूजन में है, सब लोग जो है वो डरे हुए हैं। उनका कंसर्न ये है कि हो सकता है देयर इज अ प्रोबेबल इन्वेजन, ऐसा हो सकता है। हाउएवर रशिया कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। रशिया डिनाई करता है और कहता है इट हैज नो प्लान टू इन्वेड यूक्रेन। और जितने सारे डिप्लॉयमेंट हुए हैं बॉर्डर पे, वो सब रेगुलर एक्सरसाइजेस हैं, कोई ऐसा अटैक करने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए, डराने के लिए नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड को समझें तो 2013 में यूक्रेन के जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक अग्रीमेंट पे साइन करेंगे, जो एग्रीमेंट वो यूरोपियन यूनियन के साथ करने वाले हैं। स्वाभाविक बात है कि यूरोपियन यूनियन के साथ अगर यूक्रेन साइन करेगा तो यूक्रेन वेस्टवर्ड टिल्ट हो रहा है, यूक्रेन वेस्टर्न कल्चर की तरफ टिल्ट हो रहा है। तो जैसे ही यूक्रेन के उस समय के प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि हम ईयू के साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे, उसी वक्त मेजर प्रोटेस्ट शुरू हो गए यूक्रेन में। बताने की जरूरत नहीं है, वो प्रोटेस्ट जो है वो ईस्टर्न साइड से स्टार्ट किए गए होंगे। साल था 2014 फरवरी का महीना, जब यूक्रेन के पार्लियामेंट ने वोट किया कि प्रेसिडेंट को इंपीच किया जाएगा। सोचो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया होगा कि प्रेसिडेंट को इंपीच करने तक का पार्लियामेंट का वर्डिक्ट आ गया, वोट आ गया। जब प्रेसिडेंट को पता चला कि उनके इस डिसीजन की वजह से कि वो ईयू के साथ एग्रीमेंट करेंगे, उस डिसीजन की वजह से उनको इंपीच किया जाएगा, तो वो वहां से भाग के चले गए कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन। सब्सिक्वेंटली मार्च 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। क्रीमिया क्या है, अगर हम लोग थोड़ा सा मैप में आए, क्रीमिया यूक्रेन से लगा हुआ नहीं है, लेकिन क्रीमिया एकदम सटा हुआ सा एक काइंड ऑफ एक पेनिनसुला है, ऑटोनोमस पेनिनसुला है, लेकिन है जो कि सदर्न साइड ऑफ द यूक्रेन में है। ठीक है। और यहां पे आपको स्ट्रॉन्ग रशियन लॉयलिस्ट्स मिलेंगे, जो कोई एकदम स्ट्रॉन्ग रशियन बिलीवर्स हैं, वो अपना इंटरेस्ट डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है। और वो सब के सब रशियन स्पीकिंग सिटीजन हैं। और क्रीमिया क्योंकि पेनिनसुला है, तीनों तरफ से वो पानी से भरा हुआ है, ब्लैक सी से घिरा हुआ है। नीचे के तरफ साइड में सिर्फ ब्लैक सी है और ऊपर की तरफ सी ऑफ एजोव है, तो सब जगह पे समुद्र है और रशिया को सी लिंक्स की जरूरत भी है, तो रशिया ने उसको कैप्चर कर लिया। जब 2014 में क्रीमिया को रशिया ने कैप्चर किया, उस समय भी बहुत सारा सवाल पूछा गया था। आफ्टर दैट प्रो रशियन सेपरेटिस्ट जो यूक्रेन में हैं, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया फ्रॉम कीव। मतलब कि वो अपने राज्य से कटकर खुद एक इंडिपेंडेंट राज्य बन रहे हैं, ऐसा प्रो सेपरेटिस्ट जो है या प्रो रशियन सेपरेटिस्ट जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। जिसके वजह से हेवी फाइटिंग हुई महीनों तक। उसके बाद यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और अदर
वेस्टर्न कंट्रीज जब देख रहे हैं कि ऐसा नाटक चल रहा है, ऐसा सिचुएशन बिगड़ रहा है, तो ईयू एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस सब ने रशिया पे सैंक्शंस इंपोज कर दिए। ठीक है। 2014 में एक पीस प्लान साइन किया गया फॉर ईस्टर्न यूक्रेन। द अग्रीमेंट वॉज क्विकली ब्रोकन डाउन विद वायलेशंस बाय बोथ द साइड्स। अग्रीमेंट तो हुआ 2014 में, लेकिन वो बहुत जल्दी टूट भी गया, और टूटने के पीछे दोनों का हाथ था, प्रो रशियन सेपरेटिस्ट लोगों का भी हाथ था और यूक्रेन के गवर्नमेंट का भी हाथ था। ठीक है। इसके अलावा फाइटिंग वहां कंटिन्यू रही टिल 2015, और 2015 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशिया, यूक्रेन एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप एंड द लीडर्स ऑफ 2 प्रो रशियन सेपरेटिस्ट रीजन, ये सब लोग मिलकर के एक 13 पॉइंट अग्रीमेंट को साइन करते हैं इन मिन्स्क। वहां पे लीडर्स जो हैं फ्रॉम फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रशिया, सब ने अग्री किया कि एक नया सीज फायर लाइन क्रिएट करेंगे और एक पैकेज ऑफ मेजर्स आएगा फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मिन्स्क एग्रीमेंट। इसको मिन्स्क 2 भी कहते हैं। द अग्रीमेंट इंक्लूडेड प्रोविजंस फॉर सीज फायर, विड्रॉवल फॉर हेवी वेपनरी एंड फुल यूक्रेनियन गवर्नमेंट कंट्रोल थ्रू आउट द कॉन्फ्लिक्ट जोन। या आधा सेपरेटिस्ट है, 17% के लिए पूरा ईस्टर्न यूक्रेन सेपरेटिस्ट से भरा, ये सब नहीं, पूरा कंट्रोल चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एफर्ट्स जितनी चाहिए थी डिप्लोमेटिक लेवल पे सेटलमेंट के लिए उतनी नहीं रही, इसीलिए ये एंटायर मिन्स्क 2 अग्रीमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है। ऐसे अग्रीमेंट्स पे रशिया ने बारी बारी से अलग अलग तरीके की ब्लॉकेज लगाई और फलस्वरूप ये हुआ नहीं। यूनाइटेड नेशन की फिगर्स के अनुसार 3000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है ईस्टर्न यूक्रेन में सिंस मार्च 2014। अब अगर आज के क्राइसिस को समझते हैं तो उसके लिए एक चार्ट यहां पे दिया गया है, आप यहां पे फोकस करें। 2008 में यूक्रेन ने इनिशिएट किया नाटो के साथ मेंबरशिप करने का, 2008 में। इससे पहले तक यूक्रेन की जो हिस्ट्री थी वो ये थी कि इट वांटेड टू रिमेन ए न्यूट्रल स्टेट, लेकिन जैसे ही 2008 में उसने नाटो की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, तो नाटो तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो रशिया ने उसके खिलाफ अपना एक डीप कंसर्न एक्सप्रेस किया। रिश्ते में खट्टापन आया 2008 से, जब नाटो पिक्चर में आया। फिर 2013 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने सस्पेंड कर दिया अपने टॉक्स विद ईयू और रीअफर्म किया अपनी दोस्ती रशिया के साथ। ठीक है। तो इसके पीछे भी जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ईयू को ज्वाइन करने का निर्णय लिया था, तो भी हेवी प्रोटेस्ट हुए थे, और उसके बाद जब उन्हें पता चला कि ये चीज़ कंटिन्यू करेंगे, यानी कि ईयू के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो रशिया और ईस्टर्न यूक्रेन के सिविलियंस का भी प्रेशर आएगा, तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया टॉक्स विद ईयू, और ये कहा कि हमारी दोस्ती रशिया के साथ ही है और हमेशा रहेगी, ताकि जो ये जो मास प्रोटेस्ट है इसको थोड़ा सा ठंडा किया जा सके। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को कब्जा कर लिया और वहां पे रेफरेंडम का घोषणा कर दिया, यानी कि उनके लोगों से पूछेंगे कि क्या आप रशिया के अंदर आना चाहते हैं या आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। 2017 में यूक्रेन ने फिर से ईयू के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया फॉर ओपनिंग अप मार्केट्स एंड वीजा फ्री ट्रैवल। जैसे ही ये 2017 में ये हुआ, उसी वक्त 2018 में रशिया ने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया, और ये ब्रिज जो है ये कर्च स्ट्रेट के ऊपर से जाता है, जो कि एक्चुअली में ऑब्स्ट्रक्ट करेगा वाटरवेज टू यूक्रेन। यानी कि जब 2017 में यूक्रेन ने ईयू के साथ मार्केट को ओपन अप करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया, उसके अगले ही साल रशिया ने एक ब्रिज बनाया ओवर द स्ट्रेट ऑफ कर्च, जिसके बनाने की वजह से यूक्रेन में पानी के जरिए घुसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट वांटेड टू क्रिएट अ ट्रबल, इट हैज क्रिएटेड द ट्रबल। उसके बाद 2021 में रशिया ने डिमांड किया यूक्रेन से नॉट टू बी एडमिटेड इन नाटो। 2022 में यूएस और रशिया के ऑफिशियल्स मीट हुई जिनेवा में, बट द इशू रिमेन अनरिजॉल्व्ड। और सडनली जब बात नहीं कर रहे हैं तो रशिया को समझ में आ रहा है कि यूएसए चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट बने। तो कंसर्न्स क्या हैं जिसकी वजह से लड़ाइयां स्टार्ट हो सकती हैं? पहली चीज ये है कि जब से रशिया और अमेरिका का रिलेशन खराब हुआ है, तब से यूक्रेन में ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है बढ़ गई हैं। सो द डिटोरिएटिंग रिलेशंस विद यूएसए इज वन ऑफ द रीजंस। जैसे द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन further deteriorated the US-Russia relations. If Russia expands its presence in Ukraine, then it will impact in a negative way rather. तो नाटो के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट डालने के लिए रशिया को चाहिए कि वो यूक्रेन को पूरे तरीके से कंट्रोल करे, और रशिया चाहेगा कि वो और एक्सपैंड करे अपनी प्रेजेंस यूक्रेन में, ताकि नाटो जो है किसी भी तरीके से सोचे भी ना कि यूक्रेन को अपने अंदर लेने का। और ये इसीलिए ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि डिटोरिएटिंग इफेक्ट हो रहा है रशिया और यूएस का। दूसरा, ये जो शिफ्ट हुआ है नाटो फोकस टू यूरोप अगेन,
मतलब an escalating crisis in Ukraine threatens the recent efforts by the US and NATO to shift its alliance attention to the security challenge posed by China and would push it back towards its traditional role of protecting Europe and by extension North America. इस चीज को समझते हैं जरा। देखिए, रशिया सोशलिस्ट कंट्री है और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, एटलीस्ट ऑन पेपर्स, और दोनों ही कंट्रीज यूएस के कैपिटलिस्ट मॉडल से अलग हैं। तो नाटो के जो लोग हैं, नाटो की जो अथॉरिटी है, वो सोच रही है कि जिस तरीके का माहौल बन चुका है ऑलरेडी, अगर हम अभी भी यूक्रेन पे फोकस करेंगे तो उस तरफ ना ही रशिया है बल्कि चाइना भी है जो इस चीज का फायदा उठाकर हमारे ऊपर या वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि इन एनी केस वो दोनों एक फिलॉसफी को मानते हैं विच इज ऑपोजिट टू व्हाट वी आर। बेटर यह है कि हम अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेस यूक्रेन में खर्च ना करके हम लोग अपना पूरा अटेंशन यूरोप में देते हैं, जहां हमें कम से कम ये डर नहीं है कि वहां पे कोई अटैक करेगा। रही बात सैंक्शंस इंपोज करने की, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने पहले भी रशिया पे सैंक्शंस इंपोज किए हैं, वो चाहता है कि फिर से इंपोज करे सैंक्शंस ऑन रशिया आफ्टर इट्स सीजर ऑफ क्रीमिया, और वो सेम चीज वो फिर से करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस तरीके की चीजें जो हैं रशिया को और पंप कर रही हैं, उसको और ज्यादा एक्साइट कर रही हैं कि वो किस तरीके से जल्दी कब्जा करे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि द वेस्ट imposed sanctions on Russia even after when Russia seized Crimea, such as preventing it from pumping Russian gas through the newly built Nord Stream 2 pipeline to Germany। बात को समझिए, सैंक्शन कैसा हो रहा है? सैंक्शन ये हो रहा है कि अगर हम रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाते हैं तो रशिया से निकलने वाली जितनी सारी पाइपलाइंस हैं जहां से गैस का सप्लाई होता है, वो एरियाज को बंद कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि रशिया में जो गैस आता है और रशिया में जो गैस आने के बाद उसको और ज़्यादा मैन्युफैक्चर सॉर्ट ऑफ करके जो प्रोड्यूस करके उसको जो एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे रशिया को अच्छा खासा पैसा भी मिलता है, उस स्ट्रीम को अगर बंद करा दिया जाए, उस चैनल को अगर बंद करा दिया जाए, तो रशिया को भारी इकोनॉमिक लॉस होगा। उस स्ट्रीम का नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, ये वो पाइपलाइन है जहां से रशिया अपने गैसेस को भेजता है जर्मनी में, बदले में उससे पैसे कमाता है। अब नाटो के इस तरीके की रवैये की वजह से, वेस्टर्न कंट्रीज के रवैये की वजह से वो सोच रहे हैं कि अगर इंपोज कर देते हैं इकोनॉमिक सैंक्शन और सैंक्शन ऑफ दिस नेचर, तो रशिया को हो जाएगी बहुत दिक्कत, क्योंकि रशिया फिर अपने गैसेस को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके अलावा इन एनी कॉन्फ्लिक्ट यूरोप वरीज रशिया विल टर्न डाउन द गैस एंड ऑयल सप्लाई, ड्राइविंग एनर्जी प्राइसेस अप। इसको समझिए जरा। वेस्टर्न कंट्रीज को यह भी दिक्कत है, यह भी एक अनकही सी डर है कि अगर कभी भी रशिया को गुस्सा आया यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, और रशिया का जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है, और रशिया अपने रिसोर्सेस को वेस्टर्न कंट्रीज में भेजता है, तो वेस्टर्न कंट्रीज डायरेक्टली रशिया से भिड़ भी नहीं पा रहे हैं, वेस्टर्न यूरोप डायरेक्टली रशिया से भिड़ भी नहीं पा रहा, क्योंकि उसे पता है कि अगर रशिया ने अटैक किया, अगर रशिया ने अपने सारे पाइपलाइंस को बंद कर दिया, जिन पाइपलाइंस की वजह से एनर्जी सप्लाई होती है वेस्टर्न यूरोप को, तो ये बड़ी मेजर दिक्कत हो जाएगी वेस्टर्न यूरोप को। यानी कि तुम्हारा शत्रु तुमसे इतना ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारा शत्रु तुमको खुद बचा के रखा हुआ है, अगर उसके ऊपर अगर तुम लोग सैंक्शंस लगाते हो या उसके खिलाफ काम करते हो, तो ऑब्वियसली कभी भी उठकर अगर उसे लगे कि नहीं अब नो मोर ट्रेड, नो मोर सप्लाईज टू यूरोप, अगर ऐसा कोई पॉलिसी लेकर आती है रशियन गवर्नमेंट, तो वेस्टर्न यूरोप खत्म। इसके वजह एनर्जी क्राइसिस आ जाएगी, प्राइसेस एकदम शॉर्ट करेंगे। ठीक है। एक और जो चीज है वो है कॉन्फ्लिक्ट से टेंशन बढ़ता है, टेंशन से रशिया के रिलेशंस यूएस से और यूरोप से दोनों से खराब हो गए हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। कोऑपरेशन के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। जैसा पहले कहा गया था कि रशिया, यूरोप और अमेरिका मिलकर के टेररिज्म को कंट्रोल करेंगे, इलीगल आर्म ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढ लेंगे तीनों मिलकर के सीरिया में, वो सब खत्म हो जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा। वहां पे कोई कोऑपरेशन है ही नहीं। तो अगर रशिया इसी तरीके से कंटिन्यू करता रहा यूक्रेन में, और उसके अंदर इंटरफेरेंसेस यूरोप सपोर्टेड बाय यूएस इस तरीके से उसको काउंटर करती रही, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ग्लोबल पीस खत्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इसका इंपैक्ट इंडिया को कैसे होगा। कंसर्न्स फॉर इंडिया ड्यू टू यूक्रेनियन क्राइसिस। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का दोस्त रशिया भी है और यूएस भी है, और इंडिया को करना पड़ेगा बैलेंस बिटवीन रशिया एंड यूएस। दो पावरफुल कंट्रीज को इंडिया के साथ, जिसका अच्छे रिलेशंस हैं दोनों के साथ, यहां पे साइडिंग, किसी एक का साइड लेना बहुत मुश्किल है। ऐसे सिचुएशन में अगर इंडिया किसी एक का साइड लेता है तो इंडिया को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए इंडिया हैज मेंटेन्ड इट्स न्यूट्रलिटी टिल नाउ। India will have to distract itself from the conflict-rigged Eastern Europe.
इंडियन गवर्नमेंट हैज एब्सटेन्ड फ्रॉम द प्रोसीजरल वोट ऑन यूक्रेन एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी यूक्रेन को लेकर कोई भी इशू उठता है, इंडिया एब्सटेन करता है, कोई भी वोट नहीं डालता। इंडिया न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। ठीक है। इसके अलावा जो S-400 की डिलीवरी हुई है, S-400 की जो डिलीवरी हुई है, इट इज अ रशियन मेड मिसाइल सिस्टम। ठीक है। ये भी खरीदने से पहले इंडिया ने जब इसको खरीदा था रशिया से, तो अमेरिका ने मना किया था, लेकिन इवेंचुअली अमेरिका की बात को हटा करके अल्टीमेटली हम लोगों ने उस चीज़ को परचेज किया, और इवेंचुअली हम लोगों को ये होप है कि यूएस अपनी जो सैंक्शन उसको वेव कर देगा। लेकिन अभी अगर भारत रशिया का साइड लेता है तो वो कंटिन्यू करेगा, उसके साथ यूएस के रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस टाइज खराब ही रहेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट विल गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। इसके अलावा रशिया चाइना ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। स्वाभाविक है, जब एंटायर वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका पूरी ताकत से यूक्रेन को बचाने आ रहे हैं, तो इस तरफ रशिया का साथ कौन देगा? चाइना देगा ही देगा, क्योंकि दोनों एंटी वेस्ट हैं और दोनों ही सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट हैं। लेकिन अगर रशिया और चाइना का दोस्ती हो जाता है तो ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत रशिया का ज्यादा दोस्त है। चाइना तो कभी भी आ सकता है, कभी कितने सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं चाइना के साथ। हमें कई बार रशिया का सपोर्ट है, इसीलिए हम लोग कई सारी वॉर्स में सोच सकते हैं कि ना हम जीत सकते हैं। लेकिन अगर ये रवैया रहा कि चाइना के साथ दे दे रशिया, तो ये हमारे लिए बिल्कुल सही बात नहीं है। तो यहां पे फिर से हमें बैलेंस करना पड़ेगा, फिर से इंडिया को बैलेंस करना पड़ेगा कि किस तरीके से वो चाइना को क्रिटिसाइज भी कर सके लेकिन रशिया का दोस्त बना रह सके। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी है रशिया में। इंडिया प्लान इन रशियन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी। इंडिया डेवलप करेगी रशिया के फार ईस्टर्न रीजन को, जहां पे बहुत सारा रिसोर्सेस है। ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाएगी। वहां की सरकार जो है रिलक्टेंट हो जाएगी भारत के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको जब पता चलेगा कि यहाँ पे इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, यूएस के इतने सारे सैंक्शंस हैं और रशिया भी किसी भी तरीके से सुनने को तैयार नहीं है, तो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, दे विल गेट रिलक्टेंट। अल्टीमेटली क्या होगा? इन्वेस्टमेंट्स कम जाएगा इंडिया से रशिया में। ये भी सही चीज नहीं है, ये भी सही चीज नहीं है। सो फ्रॉम मेनी एनालिस्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट मार्क्ड अ क्लियर शिफ्ट इन द ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट फ्रॉम यूनिपोलर पीरियड ऑफ यूएस dominance to one defined a renewed competition between the great powers. Renew हो रहा है competition between the two great powers. However, a solution to the conflict is at hand in the form of Minsk II agreement जो 2015 में लिया गया था, और उसके अनुसार यह था कि डीमिलिटराइज करना पड़ेगा यूक्रेन के अंदर, और इंटरनेशनल गारंटी देनी पड़ेगी कि अगर यूक्रेन डीमिलिटराइज करता है तो उसके ऊपर अटैक नहीं होगा। मिन्स्क II अग्रीमेंट 2015 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ये टॉपिक यहीं खत्म करेंगे, लेकिन मिन्स्क II अग्रीमेंट 2015 को ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा। मैं यहां पे मिन्स्क II का एक इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पैकेजेस के बारे में बात करी थी, सीज फायर के बारे में बात करी थी, ये बहुत रिलेवेंट है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करंट इश्यूज को कंटिन्यू करेंगे। आशा करते हैं इस तरीके की वीडियोस आपके प्रिपरेशन में फायदेमंद हो रही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक